जीन पर डिस्कशन कर रहे थे और हमने इसके लोकस पे बात किया था, या लोसाई, जीन लोसाई। और ये है किसी भी क्रोमोसोम का एक पेयर है पर्टिकुलर, जिसको हम होमोलॉगस पेयर कह रहे हैं। दिस वन इज द होमोलॉगस पेयर। अब और हमने जीन की डेफिनेशन भी आपको बताई थी, ये बताया था ना, जीन की डेफिनेशन डिस्कस किया था। क्या हमने आपको बताया था कि जीन जो होता है वो क्या है, ये बियरर ऑफ कैरेक्टर है। क्या है कि बियरर ऑफ कैरेक्टर है, ये बियरर ऑफ कैरेक्टर्स, एंड इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये भी बताया था हमने आपको। सेगमेंट ऑफ डीएनए, फिक्स्ड लेंथ बताया था, फिक्स्ड नंबर ऑफ बेस पेयर बताया था, फिक्स्ड सीक्वेंस बताया था, और क्या बताया था, फॉर्म और कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड, कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड, यहां तक का डिस्कशन किया था। ठीक है, ये हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये जीन है। अब इसकी लोकेशन अगर हम देखें, लोकस क्या चीज़ होता है, लोकस इज द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। क्योंकि हमने आपको बताया था कि ह्यूमन जीनोम में, इन ह्यूमन जीनोम, क्या बताया था आपको, इन ह्यूमन जीनोम 23 क्रोमोसोम है दैट हैव अप्रॉक्स 30,000 जीन पर क्रोमोसोम, नहीं टोटल। ये जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, इन पर कुल मिलाकर के लगभग 30,000 जीन मौजूद होते हैं, ये चर्चा हम लोगों ने किया था। और इस हिसाब से एक क्रोमोसोम पर एटलीस्ट एक से अधिक जीन उपस्थित होने की संभावना है। हमने आपको ये भी बताया था कि ह्यूमन जीन में, ह्यूमन जीनोम में अगर देखें तो जो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है, क्रोमोसोम नंबर 1 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन, लगभग 3,000 के आसपास ये जो है पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो 231 जीन केवल वाई क्रोमोसोम पर होते हैं। वाई क्रोमोसोम है लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम इस पर क्या है, हैज लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स। सबसे कम जीन जो होते हैं ये वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ये तो ह्यूमन जीनोम की बात हम कर रहे थे। इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम में किसी में कम जीन होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये कंडीशन कभी नहीं बन सकती कि एक क्रोमोसोम पर केवल एक ही जीन हो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो है मोर देन 1 जीन का लोकस हमको फिक्स करना होगा। किस पर, क्रोमोसोम पर। तो इसलिए जो ये लोकस है इसका, ये क्या है, इट इज द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, ये इसकी पोजीशन बताता है। यहां पे अगर हम देखें कि ये दो क्रोमोसोम जो होमोलॉगस पेयर हैं, तो इनमें किसी जीन का जो लोकस है, मान लो कि जीन ए का लोकस ये है कैपिटल ए, तो इसके दूसरे वाले क्रोमेटिन पर भी कैपिटल ए होगा, और सामने वाले पर क्या होगा, कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है, ये स्मॉल ए हो गया सपोज दैट, लेकिन लोकस इसका वही रहेगा जो इसके होमोलॉगस साथी पर है। तो इसका होमोलॉगस साथी कौन है, ये वाला है। तो इस पर जीन जिस पोजीशन पर है, तो मदर वाले क्रोमोसोम में उसी पोजीशन पर इसका एलील पाया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये पैटर्नल क्रोमोसोम आपका है एंड दिस वन इज मैटरनल क्रोमोसोम। तो नाउ दीज आर द जीन्स, जीन ए और इसी का दूसरा सहयोगी इधर बैठा हुआ है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो है ये इसकी पोजीशन है, इसीलिए बताया कि एक निश्चित स्टार्ट होता है, एक निश्चित एंड पॉइंट होता है, ये भी बताया था कल मैंने आपको। यहां पर ये चूंकि दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इनको हम क्यों मान रहे हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्योंकि जो जीन यहां बैठा है इसी का सेम जीन यहां पर बैठा हुआ है। बस डिफरेंस किस बात का है कि ये डोमिनेंट एलील है और ये रेसेसिव है। अब क्वेश्चन यहां पर है कि हम किसको एलील मानेंगे। अगर जीन ए है तो इसका एलील कौन है,
ये बात है। तो कौन सा एलील है? क्या ये दोनों आपस में एलील हैं? तो कहेंगे कि ये दोनों आपस में एलील नहीं है। यानी कि एक ही क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स पर बैठा हुआ जीन आपस में एलील नहीं होता। ये एलील नहीं है, नॉट द एलील। ये क्या है? ये एलील नहीं है। ये ए और ये वाला ए, नॉट द एलील। ये एलील नहीं है। ये और ये एलील हैं, नहीं है, नॉट द एलील। ये एलील नहीं है। लेकिन ये और ये कैपिटल ए और इस वाले का स्मॉल ए, ये आपस में क्या है? ये एलील हैं। ये एलील हैं एक दूसरे के। इसीलिए एलील को जब हम डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं? एलील क्या है? नो, इसको जो सटीक इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि द जीन कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम वन पेरेंट साइड इज द एलील। एक पेरेंट की तरफ से जो जीन दिया जाता है उसको हम एलील कहते हैं। द जीन कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम वन पेरेंट साइड इज द एलील। तो दो पेरेंट हैं यहां पर, एक फादर है और दूसरा मदर है। तो फादर साइड से यहां पर आपने क्या दिया है? इस जीन ए का कैपिटल ए एलील दिया है, और इधर से कौन मिला है? स्मॉल ए। तो हमेशा ध्यान रहे कि एलील्स जो होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम पर होते हैं किसी भी पेयर में, और हमेशा पेयर में होते हैं। एलील्स क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। किसी भी जीन के एक इंडिविजुअल में केवल दो ही एलील होते हैं। क्या होते हैं? इन एनी इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल में, इन एनी इंडिविजुअल, और जीन हैज ओनली टू एलील्स। जब कभी भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म में एलील्स कितने हैं, तो क्या बताएंगे इसको? दो ही होंगे, ओनली टू एलील्स। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति किससे हुई है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं? मेंडेलियन पॉपुलेशन कहते हैं। बताया था कि नहीं? मेंडेलियन, क्योंकि जेनेटिक्स के जो रूल्स होते हैं वो किस पर लगते हैं? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर लगते हैं, क्योंकि क्रॉस होना जरूरी है, ब्रीडिंग होना जरूरी है, क्रॉस होना जरूरी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पॉपुलेशन करेगी हम उसको मेंडेलियन पॉपुलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आनुवंशिकी के नियम हैं, जेनेटिक्स के जो रूल हैं, वो अप्लाई किस पर होते हैं? वो हमेशा ऐसी पॉपुलेशन पर अप्लाई होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है? कौन? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन पर अप्लाई होता है। ठीक है, लिख लेंगे इस बात को। क्या? कि चूंकि हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि एक जीन के दो एलील एक इंडिविजुअल के अंदर क्यों होते, उससे ज़्यादा क्यों नहीं होते। उसका कारण यह कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाई पेरेंटल सिस्टम होता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, क्या है ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एक संतान की उत्पत्ति में दो पेरेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, वन दैट इज फादर एंड अदर इज मदर। तो ऐसी कंडीशन में केवल दो ही एलील तो मिलेंगे एक जीन के लिए, एक फादर से मिलेगा और दूसरा मदर से मिलेगा। तो मान लो कि अगर कहीं पर जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए लिख रहे हैं तो इसमें से एक तो एक पेरेंट से मिलेगा, दूसरा दूसरे पेरेंट से, पिता से मिलेगा, ये मदर से मिलेगा, या फिर इधर से मदर होगा उधर फादर होगा, इस प्रकार से। तो किसी भी जीन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो केवल दो ही पेरेंट करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, एक व्यक्ति में। लेकिन एक जीन के एक से अधिक एलील भी पाए जाते हैं, एक जीन के एक से अधिक एलील भी पाए जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। जरा हम उसको भी जान लें, इसी से में लगे हाथ। जीन समझ रहे हैं तो एलील समझ लें, क्योंकि जेनेटिक्स में काम आएगा। तो बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म। जब किसी भी जीन के दो के अतिरिक्त तीसरा भी अल्टरनेट फॉर्म होता है,
चौथा भी हो सकता है, पांचवा हो सकता है, मीन्स मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म्स अगर किसी भी जीन के मौजूद हैं वेरिएंट्स, तो हम ये मान लेंगे कि वो क्या है, वो क्या नाम है, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है ये। ठीक, लिखिए। तो सामान्य तौर पर ये है, अब सुनिए मेरी बात को, कि अगर हम 2 से ज़्यादा एलील पाना चाह रहे हैं, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नोट करेंगे कि अगर किसी भी जीन के लिए मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म्स मौजूद हैं, सपोज दैट if for any gene there are more than 2 alternate forms, it is known as multiple एलिलिज्म। हम इसे मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। फॉर एनी जीन देयर आर मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म्स, इट इज नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म, इसे कहते हैं। किसी भी जीन के लिए 2 से अधिक, तो ये मल्टीपल एलिलिज्म। अब आप मल्टीपल एलिलिज्म पाएंगे कहां पर हैं? द मोर देन 2 एलील्स ऑफ एनी जीन फाउंड इन पॉपुलेशन, कहां पर है? ये पॉपुलेशन में पाया जाता है, कभी एक इंडिविजुअल में नहीं होगा, नॉट इन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल में ऐसा नहीं होगा। मोर देन 2 एलील्स इन एनी जीन फाउंड इन पॉपुलेशन, नॉट इन इंडिविजुअल। अगर आप किसी भी जीन के 2 से अधिक एलील प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसकी पॉपुलेशन सर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या सर्च करनी पड़ेगी? पॉपुलेशन सर्च करनी पड़ेगी। मोर देन 2 एलील्स अगर आप पाना चाहते हैं। अब इस तरह के तमाम एग्जाम्पल, जैसे आपकी बॉडी में ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस जो होता है, ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। आप एबीओ सिस्टम जो होता है आपकी बॉडी में, एबीओ सिस्टम एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। हालांकि चैप्टर में आगे हम डिस्कशन करेंगे इसका जब मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ाएंगे, लेकिन उदाहरण कौन है? ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, ब्लड ग्रुप इन मैन, इसका जो इनहेरिटेंस है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। यहां पर एबीओ सिस्टम की अगर हम बात करें, एबीओ सिस्टम जो क्लासिफाई हुआ था ब्लड 4 ग्रुप में, ए बी, ए बी और ओ में, तो यहां पर जो जीन होता है वो होता है आई। इस आई के 3 वेरिएंट होते हैं। कौन कौन से? आई ए, आई बी एंड आई ओ, ये है। इस तरह से इसके 3 वेरिएंट हैं। कितने वेरिएंट हैं? 3। जबकि सामान्य तौर पर किसी भी जीन के कितने एलील होते हैं? केवल 2 होते हैं, लेकिन वो उस ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जब उसकी पॉपुलेशन में हम पढ़ेंगे, सपोज दैट ऑल ऑफ यू आर सिटिंग हियर, तो इट इज द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, ये मनुष्य की पॉपुलेशन हम लोगों की है। अब हमारे शरीर के अंदर अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कितने प्रकार के एलील ब्लड ग्रुप के हैं, तो अगर हम इनके बारे में बात, या हम अपने बारे में बात करें, तो हमारे शरीर में जीन के 2 एलील होंगे। लेकिन जब हम 1 से अधिक लोगों की बात करेंगे तो फिर तीनों मिल जाएंगे। किसी का ब्लड ग्रुप ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ओ होगा, किसी का ए बी होगा, तो हमको तीनों प्रकार के एलील मिल जाएंगे। अब यहां पर ये जो एलील्स हैं, जो कि 3 अल्टरनेट फॉर्म इसके हैं, तो इनका जीनोटाइप कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? हैं कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे? 6 टाइप के। देखेंगे अगर हम यहां बात करें कि जीन है, यहां बात करें कि एलील है, और यहां पर बात करें जीनोटाइप, तो यहां पर जीन कौन है? आई। एलील कौन है? इसके 3 एलील हैं, आई ए, आई बी एंड
IO, ये है। समझ में आ रही है बात? कौन कौन है यहाँ पर? यहाँ पर कौन कौन है? तो कह रहे हैं कि ये IA, IB एंड I0 कितने हैं? क्या दिक्कत है ना बेटे? IA, IB एंड I0 कितने हैं? B, I0। कितने जीनोटाइप हो गए? 3। मिलाइए। अब इनका जो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन बनेगा कौन बनेगा? IA, इनका IB, और कौन बनेगा? IA, I0, IB, I0, IA, IB एंड I0। कितने यहां पर जीनोटाइप बन रहे हैं? यहां जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर हम देखें तो ये कॉम्बिनेशन है इनका, ये 6 जीनोटाइप्स हैं। तो फिर इनका फिनोटाइप अगर हम देखें, फिनोटाइप माने ब्लड ग्रुप, तो 4 मिलेगा। फिनोटाइप अगर हम इससे देखें तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा, इससे देखें तो बी बनेगा, इससे देखें तो ए बनेगा, इससे देखें तो बी बनेगा, इससे देखें तो ए बी बनेगा, अगर इसे देखें तो ओ बनेगा। तो कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं? 1, 2, ये दोनों वही हैं, फिर ये और ये 4 प्रकार के यहां पर फिनोटाइप्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एलिज्म ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस में है, अगर हम यहां पर देखें तो जीन 1 है, इसके 3 वेरिएंट यानी एलील 3 है, जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी 6 है और फिनोटाइप कितना बनेगा? 4 बनेगा। ऐसे आपसे पूछेंगे ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के लिए क्या बात सही है, तो हम कहेंगे कि जीन 1 है, एलील 3, कॉम्बिनेशन 6, फिनोटाइप 4। इट इज ट्रू फॉर द ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। ABO सिस्टम के लिए यह बात सही है। ठीक है। अब कहते हैं कि 3 से ज्यादा भी होता है, जैसे ड्रोसोफिला में 3 से ज्यादा है क्या? आई कलर के लिए ड्रोसोफिला में आई कलर के लिए जो एलील्स होते हैं मोर देन 3 हैं, और ज्यादा है संख्या में, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, उससे भी अधिक हो सकते हैं वेरिएंट्स किसी भी जीन के, लेकिन वो पॉपुलेशन में देखने को मिलेंगे, इंडिविजुअल में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जब भी हम मल्टीपल एलिज्म की बात करते हैं, ये पॉपुलेशन का अध्ययन है, ये किसी ऑर्गेनिज्म का अध्ययन नहीं है। हमें लगता है लाइट कुछ कम जली है क्या? वहां देखो तो। साइड हो जाओ। हाँ, ये बस ठीक है। संजय भाई ये वाली लाइट कम करो तो, कंट्रास्ट ज़्यादा दे रहा है। हाँ ठीक है। बात समझ में आ गई है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एलिज्म। क्वेश्चन ये है कि ये मल्टीपल एलील्स एराइज कैसे करते हैं? ये म्यूटेशन से एराइज करते हैं। किसी भी जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के नए नए स्ट्रेन कैसे आते हैं? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। तो ये जो मल्टीपल एलील्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये सामान्य प्रोडक्ट नहीं होते, ये म्यूटेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं। इस चीज़ को नोट कर लेंगे स्टार लगाकर कि जो मल्टीपल एलील्स होते हैं दीज आर द म्यूटेशनल प्रोडक्ट्स, है ना? क्या होते हैं ये म्यूटेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। इस तरह से एलील 2 तरह के होते हैं, वाइल्ड टाइप होते हैं, ये सामान्य है, नेचुरल, और दूसरे कौन होते हैं? ये म्यूटेंट टाइप होते हैं, म्यूटेंट टाइप, वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट टाइप। जो वाइल्ड टाइप होते हैं ये विदाउट म्यूटेशन है, ये नेचुरल है, और ये म्यूटेंट फॉर्म होते हैं जब म्यूटेशन होता है। तो इसलिए जो मल्टीपल एलील्स होते हैं, मल्टीपल एलील्स arise because of the mutation in wild form, mutation in the wild form। जो वाइल्ड फॉर्म में जीन होता है उसके म्यूटेशन से ये पैदा होते हैं। कौन? मल्टीपल एलील्स। म्यूटेंट टाइप, मल्टीपल एलील्स arise because of the mutation in the wild form।
लिख लिया सभी ने? ठीक है। मल्टीपल एलील्स अराइज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द वाइल्ड टाइप। जो वाइल्ड है इसी म्यूटेशन होगा तभी तो नया वाला स्ट्रेन बनेगा। ये ओरिजिनल स्टॉक है हमारा। जैसे आई क्या है? वाइल्ड है। अब आई ए, आई बी, आई ओ ये क्या है? ये सब उसके वेरिएंट्स हैं, म्यूटेशन से बने। वही तो है, जब इसमें वाइल्ड में म्यूटेशन हो गया जो नया बनेगा वो क्या होगा? जैसे कलर आप बात करते हैं आई, उसमें आई कलर इन ड्रोसोफिला। अब आई कलर इन ड्रोसोफिला में जो कलर है, जो मेन है, जो नेचुरल कलर है वो रेड कलर है। अब उस रेड के कई वेरिएंट होते हैं, जैसे आई आर है, ये कौन है? ये वाइल्ड टाइप है, उसमें जो आर जीन है, ठीक है। हाँ, वाइल्ड का मतलब नेटिव फॉर्म होता है, जो ओरिजिनल पैदा हुआ। और इस ओरिजिनल में जब म्यूटेशन, तो नए नए फॉर्म बन जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? म्यूटेंट हो जाएंगे। कोरोना पहली बार बना तो क्या था? वो वाइल्ड था। अब उसके तमाम वेरिएंट्स आ गए, सब म्यूटेंट फॉर्म में, म्यूटेशन से हो रहे हैं। बैक्टीरिया कोई एक वाइल्ड टाइप है, यानी वो नेटिव है उसका। अब उसमें नए नए जो है फॉर्म्स निकल रहे हैं, तो उसके डीएनए में क्या हो रहा है? बार बार म्यूटेशन हो रहा है। तो म्यूटेशन होने से नए फॉर्म्स एराइज करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन ब्लड में अभी आई ए है, आई जीरो है, आई बी है, तो हो सकता है कल को आई एक्स निकल आवे, आई वाई निकल आवे, कुछ और हो सकता है। तो म्यूटेशन से कुछ भी हो सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि म्यूटेशन का रेट कितना फास्ट है, किसी में तेज है और किसी में धीमा है, ये चीज़ है। अब क्वेश्चन ये है कि म्यूटेशन से तो बन गए, तो व्हाट इज देयर लोकेशन? अगर इनके हम लोकेशन की बात करें तो ये क्रोमोसोम पर इनका लोकस सेम होता है, डिफरेंट नहीं होगा कभी। मल्टीपल एलील्स ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं और पर पाए जाएंगे। उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये पूछते हैं कि जो मल्टीपल एलील्स होते हैं इनकी लोकेशन क्या होती है, क्या इनका लोकस वेरी करता है या फिर सेम होता है? मिटाएं इसको। आप क्या पढ़ रहे हैं इस समय पता है? ना आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ना मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अभी तो हम जीन पर अटके हुए हैं कि जीन है क्या, एलील है क्या, यही सब तो बता रहे हैं ना। हैं? अब देखिए पढ़ाने का तरीका, लोग मेंडल से पढ़ाते हैं, उठा लेते हैं मेंडल क्या है। हैं? मेंडल तो बाद में आ जाएगा आराम से, पहले तो हम जान तो लें कि ये जिनके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो है क्या। जैसे देखिए, जैसे मान लो ये राम है, अब इनका ब्लड ग्रुप कैसा है? इनका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। और ये हेट्रोजाइगस है। कैसे हैं ये हेट्रोजाइगस, आई ए और आई जीरो है, ये है इनका जीनोटाइप। अब ये इनका अगर जीनोटाइप है तो इनकी सेल में अगर जो क्रोमोसोम है हम उसे देखें, जो क्रोमोसोम है उसको देखें, तो स्थिति क्या बन रही है? यहां पे एक ये है, दूसरा ये है। अब इसको क्या बोलेंगे? ये जो है आई ए है और ये कौन है? आई ओ है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये है राकेश कुमार, इनका ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है? ए बी है। तो इनका जो जीनोटाइप है ये आई ए आई बी होगा। तो सेल का रूप देखें अगर, तो एक क्रोमोसोम इनका ये, दूसर का ये है। अब इस वाले पर जो इनका लोकस होगा, लोकस सेम है देखिए, है ना। तो यहां पे क्या होगा? आई ए, इस पर क्या होगा? आई बी होगा। ये तो करेक्ट है, लेकिन ये फॉर्म कैसा है? अगर हम ऐसा दिखाना चाहें तो हम ये कहें कि आई ए यहां पर है, आई ए, और आई बी यहां पर है, हैं? ये संभव है? नहीं, ये रॉन्ग फॉर्म है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। इसलिए भले ही इंडिविजुअल वेरी कर रहा है, लेकिन ना तो क्रोमोसोम बदलेगा और ना लोकस बदलेगा। बदलेगा कौन? व्यक्ति बदलेगा। अगर हम ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस का जीन सपोज करो क्रोमोसोम नंबर 6 पर है, तो राम के भी क्रोमोसोम नंबर 6 पर ही होगा और रमेश में भी क्रोमोसोम नंबर 6 पर होगा। भले ही एलील चेंज हो रहा है, यहां पर एलील कौन सा है? आई ए, यहां पर एलील कौन है? आई ए आई बी है। तो एलील भले चेंज, अब देखिए तीनों प्रकार के एलील आपको मिल गए। जैसे हमने दो लोगों की पॉपुलेशन देखा वैसे तीनों एलील मिल गए, ए भी मिला, ओ भी मिला और बी भी मिला, लेकिन क्रोमोसोम नंबर फिक्स है। तो कभी क्रोमोसोम, मल्टीपल एलील के लिए क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता है और ना ही लोकस चेंज होता है, ये दोनों सेम होते हैं। तो ये आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट ऑन, तो बोलेंगे सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, है ना। हाँ, तो क्या लिखेंगे?
द मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट, multiple alleles are present on the same number of chromosome, same number of chromosome in different individuals of same species and on the same locus, एक ही लोकस पर इनकी पोजीशन होगी, ठीक है, एक ही लोकस पर इनकी पोजीशन पाई जाएगी। लिख लिया आपने? यह है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, कि किसी भी एक जीन के एलील्स एक से अधिक अगर है तो पहली बात तो ये म्यूटेशन से बनेंगे, नेटिव फॉर्म में म्यूटेशन होगा, वाइल्ड फॉर्म में तो म्यूटेंट टाइप के बनेंगे। लेकिन इनका जो लोकेशन होता है, क्रोमोसोम नंबर वेरी नहीं करेगा। क्रोमोसोम नंबर अगर 6 पर इधर वही जीन मौजूद है तो फिर दूसरे व्यक्ति के शरीर में क्रोमोसोम नंबर 6 पर ही होगा, और जिस पोजीशन पर यह है उसी पोजीशन पर। तो इसीलिए देखिए इसका लोकस जहां था वही लोकस इसमें हमने दिखाया है, और इस वाले में ये गलत है, ये सही है, तो ये इसका लोकस है। तो लोकस सेम है दोनों का, देखिए कभी ऐसा नहीं इसमें ऊपर है तो इसमें यहां पे हो जाएगा, नहीं, वो वाला गलत है। लोकस वेरी नहीं करेगा, लोकस सेम होगा। तो क्या बात लिखी, कह रहे हैं कि साहब मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेसीज। सेम स्पेसीज ऐसा नहीं कि एक मनुष्य का देख रहे हैं दूसरे का बंदर का देखने लगो, मनुष्य का ही देखिए तो सेम स्पेसीज हो गया, ठीक। लेकिन इंडिविजुअल डिफर कर रहा है, एक राम है दूसरा रमेश है, तो और क्रोमोसोम नंबर वेरी नहीं करेगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर ये उपस्थित होंगे, लोकस भी सेम होगा, चेंज नहीं होगा, और म्यूटेशन से ये बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल घुमा घुमा के पूछेंगे कि मल्टीपल एलील कहाँ स्थित होते हैं, क्या इनकी पोजीशन होती है, तो ये सारी बातें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब आपको मालूम है कि जेनेटिक्स के रूल्स जब हम स्टडी करते हैं तो ये किस पर स्टडी करते हैं, ब्रीडिंग जहां हो रही होती है, कौन सी ब्रीडिंग, सेक्सुअल ब्रीडिंग हो रही होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है वहां पर। तो आपको ये पता है कि किसी भी क्रॉस में, क्रॉस समझते हैं, क्रॉस का मतलब मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन कराना, ये क्रॉस कहलाता है जेनेटिक लैंग्वेज में। तो हम ये कहेंगे कि साहब जो क्रॉस हो रहा है अगर हम देखें यहाँ पर तो उसके लिए सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होना जरूरी है। व्हाट आर द एसेंशियलिटीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी आपने नोट किया है कि जेनेटिक्स के नियम केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर लागू होंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम नहीं करते इसको, मेंडेलियन पॉपुलेशन पर होता है। मेंडेलियन पॉपुलेशन कौन होती है, मेंडेलियन पॉपुलेशन वो होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है और बाई पेरेंटल है। तो अब आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है, क्या है, मिटा दे रहे हैं सब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है। The sexual reproduction is biparental. Sexual reproduction is biparental. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है, मतलब यहां पर दो पेरेंट्स लगते हैं। स्टेप्स कौन कौन से होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पढ़ा है आपने, क्या क्या होता है। पहला होता है गैमिटोजेनेसिस, यानी कि किसी भी क्रॉस की जो सबसे इनिशियल स्टेज होती है वो क्या होता है, वो होता है गैमीट फॉर्मेशन, गैमिटोजेनेसिस, स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप होता है गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर एंड गैमीट यूनियन, एंड गैमीट यूनियन। यहां पर जो गैमेटिक यूनियन है हम इसी को फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन, दिस वन। गैमिटोजेनेसिस दूसरा स्टेप है,
gametic transfer and gametic union, it is known as fertilization. And the third step is embryogenesis. Starting from zygote, that is unicellular stage, to multicellular stage. ये है जाइगोट जो कि यूनिसेलुलर है, यहां से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक पहुंचना है। जाइगोट यूनिसेलुलर है, आपको पता है, यहां से वहां तक। तो इस ओवरऑल डेवलपमेंट को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। हम जेनेटिक्स में इसे नहीं पढ़ेंगे, हम जेनेटिक्स में इसे भी नहीं पढ़ेंगे, हम जेनेटिक्स में केवल ये पढ़ेंगे कि गैमीट कैसे बनते हैं, और गैमीट बन गए तो इनके जो है मिलन से और इनके जो है फ्यूजन से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसका जेनेटिक फीचर कैसा होगा, वो कैसे डेवलप होगा, हमें ये नहीं पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है कि उसमें जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो किस प्रकार के होंगे। यानी कि हमारी एक निगाह जीन पर है और दूसरी निगाह उसके एक्सप्रेशन पर है, केवल दो चीज़, इसे पढ़ना है। तो हमें सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है, गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस का मतलब दो प्रकार के गैमीट्स होते हैं। आपको पता है कि गैमीट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं इसको, तो बोलते हैं कि गैमीट जो होता है किसी एक पेरेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है और ये हैप्लॉइड सेक्स सेल होता है। हाउ कैन द गैमीट बी डिफाइंड? द गैमीट इज, क्या चीज है ये? द गैमीट इज द हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेक्स सेल, and is the representative of one parent। दोनों में से किसी एक पेरेंट का ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये हैप्लॉइड सेल होती है, यानी कि इट इज हैविंग वन जीनोम। किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो जीनोम होता है, एक उसके पिता का, दूसरा उसकी मदर का। तो पिता का जीनोम कैरी करने वाला स्पर्मेटोजोआ होता है और मदर का जीनोम कैरी करने वाला एग होता है, ओवा होता है, राइट। तो इस प्रकार से जो है यहां पर अगर हम देखें तो जो कैरियर होता है वो गैमीट होता है, जीनोम का हैप्लॉइड सेल होती है। द गैमीट इज द हैप्लॉइड सेक्स सेल एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन पेरेंट। किसी एक पेरेंट का ये रिप्रेजेंटेटिव होता है, राइट। समझ में आ रही है ये बात? नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं आया? सबको समझ में आ गया है? नहीं आया? हैप्लॉइड सेल, जैसे स्पर्म की बात करते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये हैप्लॉइड नंबर होता है। 23 + 23 46 हो गए। ये डाइप्लॉइड नंबर होता है, 2n होता है। तो स्पर्म में तो एक ही सेट होगा ना, दूसरा सेट एग से आएगा। तो अब जब जाइगोट बनेगा तो उसमें दो सेट में जीनोम हो जाएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए हमें ये देखना है कि कितने प्रकार के गैमीट्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हमें टाइप ऑफ क्रॉस देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का क्रॉस करा रहे हैं हम, वो चीज़ हमें देखना है, टाइप ऑफ क्रॉस। तो हमें ये देखना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये मोनो, डाई, ट्राई, पॉली हाइब्रिड, ये क्या चीज़ होते हैं, तो पहले इन पर हम बात करेंगे। टाइप ऑफ क्रॉस पे आते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सामान्य तौर पर एनिमल में, हायर एनिमल्स में स्पोर तो बनते ही नहीं है, पहली चीज जान लीजिए। इट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मोस्टली, क्योंकि स्पोर्स जो प्लांट्स में होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और दूसरे एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये फंजाई में होता है। जैसे आप पढ़ते हैं बेसिडियो स्पोर्स, एस्को स्पोर, ये दो ऐसे हैं जो सेक्सुअल स्पोर कहलाते हैं। बाकी जैसे कोनिडियो स्पोर है, जू स्पोर है ना, हिप्नो स्पोर्स हैं, ये सब कौन होते हैं? पिक्निडियो स्पोर्स होते हैं, एसियो स्पोर्स होते हैं, सब कौन हैं? ये सब एसेक्सुअल स्पोर्स कहलाते हैं सामान्य तौर पर। एस्को स्पोर जो होता है और बेसिडियो स्पोर, ये कौन है? ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो जो अगर हम कहें कि साहब ये स्पोर्स क्या होते हैं, तो स्पोर एक ऐसी सेल होती है, स्पोर एक ऐसी सेल होती है जो हैप्लॉइड भी हो सकती है और डाइप्लॉइड भी हो सकती है, बट इट हैज द अबंडेंस ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द अर्ली ऑर्गेनिज्म। कि जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है तो उसमें शुरुआत में उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे हम एस्को स्पोर्स की बात करते हैं तो ये सेक्सुअल स्पोर, इसमें उतना रिजर्व फूड मटेरियल नहीं चाहिए।
लेकिन अगर एसेक्सुअल स्पोर है, जहाँ पर कि मदर की बॉडी से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, तो हम क्या बोलेंगे उसको ये बोलेंगे कि उसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है। गैमीट अलग चीज़ है, गैमीट हमेशा जर्म सेल्स में बनते हैं, और स्पोर्स जो होते हैं वो सोमेटिक फॉर्म में होते हैं, तो किसी सोमेटिक ऑर्गेन में बन जाएंगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं गैमीट फॉर्मेशन, जैसे गैमीट फॉर्मेशन में क्या नाम है, माइटोसिस मियोसिस होता है, तो उसी प्रकार स्पोर फॉर्मेशन में भी माइटोसिस मियोसिस हो सकता है। जब आप बात ब्रायोफाइट्स में करते हैं तो वहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? मियोसिस डिवीजन। कौन सा होता है? मियोसिस डिवीजन होता है, क्योंकि जाइगोट उसका 2n होता है। यही बात किस में होती है? टेरिडोफाइट में होती है। तो टेरिडोफाइट में क्या होता है? वहाँ पर जाइगोट 2n होता है कि नहीं? लेकिन जो उससे जो स्पोर्स बनने होते हैं वो कैसे होते हैं? जब गैमिटोफाइट बनना होता है तो मियोसिस डिवीजन होता है। तो वहाँ पर भी स्पोर्स, देखिए ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में दोनों में स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइटा में जो स्पोर्स बनते हैं जाइगोट के आगे की कहानी है, और यहाँ जो स्पोर्स बनते हैं वो जाइगोट से जब स्पोरोफाइट बन जाता है तो उसमें आगे चल करके फिर स्पोर्स बनते हैं। लाइफ साइकिल पढ़ा होगा ना, जब हम आएंगे तो हम बताएंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन के लिए दोनों अपवाद है कि ये मियोसिस डिवीजन से भी हो सकता है और माइटोसिस से भी हो सकता है, वो कंडीशन पर अप्लाई होता है। दूसरी चीज, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी विधि हो सकती है, सेक्सुअल स्पोर्स भी हो सकते हैं और एसेक्सुअल। लेकिन सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स की कहानी हम फंजाई में पढ़ते हैं। बात समझ में आई? लेकिन हम इस समय किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर स्पोर अलग चीज़ है, हम बात केवल गैमीट पर करेंगे, स्पोर पर नहीं करेंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर हुआ? तो गैमीट जो होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है कि ये हैप्लॉयड सेक्स सेल है, जबकि स्पोर डाइप्लॉयड भी हो सकते हैं और हैप्लॉयड भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। जैसे बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, ये कैसे हैं? ये हैप्लॉयड स्पोर्स होते हैं। जू स्पोर कैसे होते हैं? बात समझ गए ना? तो हमें ये देखना, ये भी है कि जू स्पोर्स किस में बन रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, ये भी देखना है। ठीक है, तो हर चीज़ का एक्सेप्शन केस है यहाँ पर। गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन से भी होता है और माइटोसिस से भी होता है। जैसे हम टेरिडोफाइट की बात करें, या फिर जो आपको मालूम है कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो उसमें ब्रायोफाइटा में होते हैं, ये सब कौन सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गैमिटोफिटिक जनरेशन। तो गैमिटोफिटिस से जब आप गैमीट बनाएंगे तो ऑलरेडी माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। तो आपसे पूछ सकते हैं गैमीट फॉर्मेशन में कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें कि मियोसिस डिवीजन नहीं होता? तो ब्रायोफाइटा है आपका। ब्रायोफाइटा में कहाँ होता है मियोसिस डिवीजन? अरे भाई, एंथ्रीडिया होता है ना, आर्चिगोनिया होता है, वो सब एन होते हैं पहले से ही। तो एंथ्रीडियल मदर सेल, आर्चिगोनियल मदर सेल, ये सब क्या होते हैं? सब हैप्लॉयड होते हैं। अब वहाँ से जब गैमीट का जैसे एंथ्रोजॉइड बन रहा है और इसमें एग बन रहा है, तो दोनों का निर्माण कैसे होता है? माइटोसिस डिवीजन से, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जिस सेल से बन रहे हैं वो ऑलरेडी हैप्लॉयड है। तो मियोसिस डिवीजन कब होता है? जब जिस बॉडी से गैमीट बन रहा है अगर वो डाइप्लॉयड है, तो गैमीट कभी भी डाइप्लॉयड नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होता है, इसीलिए हमने टर्म लिखा हैप्लॉयड सेक्स सेल। लेकिन स्पोर हैप्लॉयड और डाइप्लॉयड दोनों हो सकता है। बात समझ गए? चलिए, गैमीट में उतना रिजर्व फूड मटेरियल नहीं लोड होता जितना कि स्पोर में होता है, इसलिए वो टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्पोर्स हैव अबंडेंस ऑफ फूड रिजर्व। उनके पास भोजन बहुत ज़्यादा होता है। कि मान लेते हैं तालाब में पानी सूख गया तो क्या करेंगे? तो पेरिनेट करेंगे। पेरिनेशन क्या होता है? दे हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट फेवरेबल कंडीशन, अगली बार जब बारिश होगी पानी मिलेगा तो उसके बाद फ्लरिश करेंगे वो। तो ये चीज़ होती है। हाँ, तो गैमीट की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इनिशियल स्टेप है गैमीट में, क्या नाम है, जेनेटिक्स में, कि गैमीट बनेंगे तो बनाओगे कैसे, कितने प्रकार के गैमीट्स बनेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के क्रॉस की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम क्रॉस की बात करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉस मेन चीज़ होता है, तो यहाँ जब हम क्रॉस कर रहे हैं हमें ये देखना है कि जो रूल हम स्टडी करने चल रहे हैं वो एक जीन पर फोकस करके कर रहे हैं या एक से अधिक जीन पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप एक जीन को कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं तो इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगर एक से अधिक जीन एक ही समय में कंसीडर करते हैं तो इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, है ना? तो यहां पर कौन कौन हो गए? मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अब बनाते चले जाओ आगे, चाहे जितना, टेट्रा, पेंटा, पॉली हाइब्रिड, ये सब करते चले जाओ। यहां पर एट ए टाइम we consider only one character। यहां पर एक समय में हम केवल एक कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, और एक कैरेक्टर को ध्यान में रख करके अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। we consider only one character at a time, it is known as monohybrid cross।
लिख लिया। अब जैसे एक कैरेक्टर, जैसे मान लो कि आप मटर के पौधे में, पी प्लांट में आप उसकी लेंथ देख रहे हैं, ठीक, क्या देख रहे हैं, लेंथ देख रहे हैं। तो यहां पर हम लेंथ ऑफ पी प्लांट एक समय में कंसीडर करते हैं, पी प्लांट, और इसके लिए जीन जो होता है वो कौन है, वो टी है। तो एक ही कैरेक्टर यहां पर हम ध्यान में रख रहे हैं, यहां पर दो कैरेक्टर ध्यान में रख रहे हैं, टू कैरेक्टर्स कंसीडर्ड एट ए टाइम। एट अ टाइम, एक समय में हम केवल दो कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। तीसरा कौन होता है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, थ्री कैरेक्टर्स कंसीडर एट ए टाइम, थ्री कैरेक्टर्स कंसीडर्ड एट अ टाइम। एक समय में हम तीन कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे यहां पर दो कैरेक्टर हमने कंसीडर किया, क्या क्या, लेंथ ऑफ प्लांट एंड लेंथ ऑफ प्लांट, दूसरा फ्लावर कलर ले लीजिए। मान लो दो कैरेक्टर को हम एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर तीन कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, इस प्रकार से। तो इन सभी केसेज में पॉली हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, किसी भी प्रकार का क्रॉस हो तो गैमीट कितने प्रकार का बनेगा, हमें यह चीज जानना है। ठीक है, कि कोई जीनोटाइप दिया गया है तो कितने प्रकार का गैमीट बनेगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमको यहां पर ध्यान रखना है कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है। तो दो प्रकार के एलील होते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया कौन कौन से होते हैं। एलील्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा डोमिनेंट, और दूसरा होता है रेसिसिव। जैसे यहीं पर ले लो, जैसे आप कैपिटल टी ये डोमिनेंट है, स्मॉल टी रेसिसिव है। अब इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तीन, कौन कौन से, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, एक कॉम्बिनेशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये कॉम्बिनेशन है। ऐसे आप देख रहे हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, ये कॉम्बिनेशन आपके सामने है। हम इसे क्या नाम देंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेट्रोजाइगस है, और ये होमोजाइगस रेसिसिव है। यानी कहने का मतलब कि देखने के बाद अगर हम ये देखें कि जीन में जो एलील हैं एक ही प्रकार के हैं तो वो होमोजाइगस कहलाएगा, जीन में एलील दो डिफरेंट प्रकार के हैं तब उसको हेट्रोजाइगस। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन में यही एक ऐसा है जो हेट्रोजाइगस है, कि हेट्रोजाइगस आप पहचानना सीखिए। तो हेट्रोजाइगस है कौन, हेट्रोजाइगस ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस वन इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये हेट्रोजाइगस है। बाकी ये दोनों कौन है, तो हमें पहचानना आना चाहिए कि हेट्रोजाइगस कौन होता है और होमोजाइगस कौन होता है। बात समझ में आ रही है। आप इस तरीके के कॉम्बिनेशंस देख करके हम ये निकालना चाहेंगे कि कोई भी गैमीट कितने प्रकार का होगा। पहला कैलकुलेशन, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट फ्रॉम स्पेसिफिक जीनोटाइप, कैसे प्राप्त करें, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कौन से सवाल पूछे जाएंगे, आपको जीनोटाइप दे दिया जाएगा और पूछेंगे इनसे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। टाइप, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड, from the specific genotype, कितने प्रकार के गैमीट्स बनेंगे। तो यहां पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, इट इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, इससे कैलकुलेट करते हैं। वेयर n क्या है, इट इज द नंबर ऑफ जीन्स इन different combinations, different
कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ जीन्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ये हम देखेंगे 2 की पावर n से कैलकुलेट करते हैं। द नंबर ऑफ जीन्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट का मतलब हेट्रोजाइगस, डिफरेंट कॉम्बिनेशन का मतलब हेट्रोजाइगस। अब इस पर जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो आपको केस प्रोवाइड करेंगे कि इस केस को आप देखिए और इससे कितने प्रकार की पॉसिबिलिटीज हैं गैमीट बनाने की, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम मोनोहाइब्रिड का देख रहे हैं। मोनोहाइब्रिड में जैसे कैपिटल टी है, इससे कितने प्रकार के गैमीट्स बनेंगे? तो यहां पर n की वैल्यू 0 है, वाई, क्योंकि कोई भी हेट्रोजाइगस जीन नहीं है, ये होमोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस जीन यहां पर कितना हो गया? n की वैल्यू 0 है, तो 2 की पावर 0 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? ये 1 आएगा। केवल एक ही गैमीट बनेगा, जब भी गैमीट बनेगा वो कौन सा बनेगा? कैपिटल टी वाला। ये पहला केस हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे केस में अगर स्मॉल टी रखेंगे तो उसका भी कैलकुलेशन इसी प्रकार होगा। अब कैपिटल टी स्मॉल टी की अगर हम बात करें तो हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 1 है। ये कैसे पता? क्योंकि एक जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। परेशान कर देगा, सर्दी कोल्ड कल ही से हैरान किया है, और म्यूकस निकल रहा नाक से खूब। कल हीरोपंथी में चले गए थे वॉक करने, कैप नहीं लगाया था, कल टोपी लगाए नहीं, सवेरे वैसे चले गए, सर्दी में मार दिया झाड़ों से। रोज इतना पोर्शन गर्म रखते थे माथा, आज सवेरे से परेशान किया है। हाँ, तो कैपिटल टी ये 0 हो गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो n की वैल्यू कितनी मिल रही? 1, तो 2 की पावर 1 ले लेंगे। अब 2 की पावर 1 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 2। अब इसमें कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे? 2 प्रकार के, एक आपका कैपिटल टी होगा, दूसरा आपका, तो ये 2 प्रकार के गैमेट्स बन गए, है कि नहीं? अब चलो अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कंसीडर करते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मान लो तीसरा आपको सवाल दिया गया कि अगर किसी का जो जीनोटाइप है वो ऐसा है, कैसा? ए बी बी है, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है। 2 जीन यहां पर हैं, एक बी और दूसरा ए। अब यहां नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन कितने हैं? 2 कहाँ हैं भैया? यही तो है, केवल एक है यही, बस। ये तो होमोजाइगस है ना। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी लेंगे? n = 1 है, तो 2 की पावर 1 कितने जीन मिलेंगे? 2। बनाओ कॉम्बिनेशन, एक कैपिटल ए लिख लो, दूसरे में स्मॉल ए लिख लो, बाकी बी तो एक के बार हर बार आएगा। बस यही 2 गैमीट बनेंगे आपके, ये 2 प्रकार के गैमीट्स बनेंगे। बहुत आसान है निकालना, फार्मूला आपको पता होना चाहिए बस। आज अनुपस्थित कौन कौन है? एक लड़की वो शशि है, गई है, और कौन है पहचानो? है अलका नहीं आई है, 2 लोग, एक और नहीं है, है संदीप, हाँ उनका आया था फोन, ठीक है। लिख लिया सभी ने? अब चलो आपको एक कॉम्बिनेशन और ये है, इसमें क्या दिखा रहे हैं? ऐसा निकालना है। n की वैल्यू कितनी आएगी? तो कैलकुलेशन 2 की पावर 2 से कितना आएगा? 4। 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे। क्या करना है आपको? है क्या करना है? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इनके साथ बढ़ाइए और लिखते चले जाइए, तो क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल, गलत कर दिया ना असल में, ये कॉम्बिनेशन बनेगा ए बी, ऐसे बनाओ। फिर ए के साथ स्मॉल बी लगा दो, अब स्मॉल ए पकड़ो, कैपिटल बी लगा दो, फिर स्मॉल ए पकड़ो, स्मॉल बी लगा दो। इस तरह से कितने गैमीट बन गए? 4। ये हो गया। अब अगर हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में आते हैं तो ट्राई हाइब्रिड से ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपसे, अधिकतम अगर पूछेंगे तो ट्राई हाइब्रिड पूछेंगे। अगर सवाल ट्राई हाइब्रिड पर बनेगा
जैसे मान लो आपको ये कॉम्बिनेशन दिया गया है, ए ए, बी बी और सी सी दिया गया है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक। अब ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, 3 जीन आप कंसीडर कर रहे हैं। हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन कितना है? 2। एन की वैल्यू कितनी है? तो 2 की पावर 2, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने बनेंगे? पहले आप ए के बारे में लगाएंगे, तो ए से आप निकालेंगे, ए होगा और स्मॉल ए, ठीक। अब इनके साथ जोड़िए, क्या जोड़ेंगे? बिल्कुल फॉर्क लाइन मेथड बनेगा। पहली लाइन में ए रखेंगे, दूसरी लाइन में बी ले लेंगे, तीसरी लाइन में सी ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? पहले आप ए और बी का हिसाब बनाइए। तो आपके पास कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए के साथ दोनों बी को लिख लो, तो क्या क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल बी, है ना, कैपिटल ए स्मॉल बी। अब इसी प्रकार किसको पकड़ो? स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब तीसरी लाइन कौन सी? पहली लाइन यहां पर ए वाली थी, दूसरी लाइन बी वाली है, और तीसरी लाइन कौन सी होगी? सी वाली होगी। तो अब इन्हें पकड़ो, क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए कैपिटल सी सभी में आएगा, क्यों? क्योंकि स्मॉल सी है ही नहीं। बस ये 4 गैमीट बन गए आपके। इसी को फॉर्क लाइन मेथड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? फॉर्क लाइन मेथड कहेंगे। कितने लोग नहीं समझ पाए इस चीज को? फिर से देखो, चार बनने हैं ना, कितने बनने हैं? तो आप क्या करेंगे? ए स्मॉल ए, फिर ए, फिर स्मॉल ए, ये 4 लिख लीजिए। अब बी को देखिए, कैपिटल बी कैपिटल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। अब सी को पकड़ो, तीसरी लाइन लिखो ना। अरे भैया पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये हो गई, अब तीसरी लाइन किसकी लेंगे? 1, दूसरी रो ये है और तीसरी रो ये है। अब तीसरी रो में अगर कैपिटल सी स्मॉल सी होता तो इन सब पर कैपिटल सी स्मॉल सी चढ़ा से चला जाते, लेकिन है कौन? केवल कैपिटल सी है, तो सब पर कैपिटल सी चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो कितने मिल गए? यही हो गए गैमीट्स, ए बी सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल, इस प्रकार से बनाते हुए चले गए। ये है कॉम्बिनेशन। अब अगर मान लो कि ये तीनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। 8, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर यहां पर अब हम ये लिख लिया ना, लिखा कि नहीं? लिख लिया। अब इसको स्मॉल सी कर दें, इसे क्या कर दें? इसको स्मॉल सी कर दें, तो कितने बनेंगे? तो आपको जो 4 लिखे हो ना, ऐसे कितनी बार लिखना पड़ेगा? 8 बार, ऐसे 8 बार लिखना पड़ेगा। अब बना के निकाल लो, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, 8 बार लिखो। ऐसे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया। ऐसे ही कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी बन जाएंगे। 8 गैमीट बनेंगे आपके। नहीं कर पाएंगे? हाँ, बस आसान है, बहुत आसान है। इसी को हम फॉर्क लाइन मेथड कहते हैं। आज हमने आपको इतनी सारी चीज़ें सिखा दिया, जीन क्या है, एलील क्या है, मल्टीपल एलील क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, सारी बातें बता दिया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है जेनेटिक्स के लिए, तो इसको मेंडेलियन पॉपुलेशन कहा जाता है। तो सबसे पहली स्टेज गैमीट फॉर्मेशन होती है। कितने प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हैं गैमीट बनने के लिए, तो हमें ये देखना है कि जो गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल है उसमें जीनोटाइप कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, शेष कल।